वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू क्यूरियसली एजुकेशन। मैं हूं प्रशांत मावानी। आज एक बहुत ही खास दिन है। आज हमारे लेजेंड, हम सबके फेवरेट भगत सिंह साहब का बर्थडे है और उनका कोट देख लेते हैं। पीपल गेट accustomed to the established order of things and tremble at the idea of change. It is this lethargic spirit that needs to be replaced by revolutionary spirit. बहुत ही डीप कोट, राइट? हम चीज़ों से यूज टू हो जाते हैं और जब बदलाव की बात आती है, आइडिया ऑफ चेंज, कोई ऐसे विचार भी देते हैं तो भी हमारी रूह कांपने लगती है। ऐसे एटीट्यूड से हम चीज़ों को चेंज नहीं कर पाएंगे। ये लथार्जिक स्पिरिट जो है, ये हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है। अगर हमें हमारे जीवन में कोई बदलाव करने हैं तो आपको रेवोल्यूशनरी स्पिरिट, यानी कि आप एक शूरवीर की तरह सोचिए। कोई चीज़ आप चेंज करना चाहते हैं और ऐसा सोचेंगे कि चलो देखता हूँ या फिर देखती हूँ, आई डोंट थिंक सो, मुझसे ये हो पाएगा। इस प्रकार के स्पिरिट से कोई बदलाव नहीं आएगा। आप ट्राई करेंगे 2-3 बार, हार जाएंगे और फिर जैसे थे वैसे ही स्टेटस के ऊपर आकर बैठ जाएंगे। शूरवीर की तरह कमिटमेंट्स कीजिए। अगर कोई चेंज करना चाहते हैं, कोई भी बदलाव लाना चाहते हैं, तो इट शुड बी लाइक कि नहीं ये हो पाएगा, अगर नहीं होगा तो आई विल ट्राई 1000 टाइम्स। जब तक नहीं होगा तब तक कोशिश चालू रहेगी। लेकिन जीवन जो जीना है वो रेवोल्यूशनरी स्पिरिट से ही जीना है। और दिस इज अ रियलिटी। इट्स नॉट कि सिर्फ देश को लेकर बातें जो है वो भगत सिंह साहब ने कही है। आज उनके कोट्स पढ़िए आप, राइट? आज पता चलता है कि उनका थिंकिंग, उनका इंटेलेक्चुअल कितना डीप होगा, कितने सेंसिबल व्यक्ति होंगे वो, कि वो इतने डीपर लेवल की बात करते हैं, विचारों के लेवल की बात जो है वो हमें उनसे समझने को मिलती है। सो हैट्स ऑफ टू द लेजेंड भगत सिंह साहब। हैप्पी बर्थडे अगेन। 28 सितंबर 2023 है आज, दिन है थर्सडे। वेलकम टू एडिटोरियल्स एंड आर्टिकल्स एनालिसिस। दोस्तों, आज हमारे टेबल पर काफ़ी सारे इंटरेस्टिंग टॉपिक्स हैं। आई वुड लाइक टू स्टार्ट टुडेज डिस्कशन विद दिस वन। नासा का एक मिशन लॉन्च किया गया था और आज हम इसके सक्सेस के बारे में बहुत सारी चीज़ें जो है वो डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि एक बहुत बड़ी चीज़ जो है वो इस मिशन ने अचीव की है। एंड लेट मी रिमाइंड यू कि इस पर से ये एक ऐसा इंपॉर्टेंट मिशन है कि इस पर से आपको MCQ पूछे जा सकते हैं। आपको ये बेसिक डिटेल्स में जो चीज़ें आज आपको स्क्रीन पर देखने को मिले, जो पॉइंट्स देखने को मिले और जो पॉइंट्स हम डिस्कस करें, ये सारी चीज़ें आप अच्छी तरीके से याद कीजिए, याद रखिएगा MCQ के पॉइंट ऑफ व्यू से, और आपको मेंस एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी चीज़ों को अच्छी तरीके से समझना है। बिकॉज यू नो कि चंद्रयान अभी लॉन्च हुआ, फिर आदित्य L1 हमने लॉन्च किया है, तो ओसिरिस जो है उसका सक्सेस मीन्स वो भले ही नासा का रहा, लेकिन आपको इजीली प्रश्न मैच द फॉलोइंग टाइप ऑफ क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। तो ये सारी बेसिक डिटेल्स आपको पता होनी चाहिए। एंड इट्स नॉट लाइक, ऑफ कोर्स ये रॉकेट साइंस है, लेकिन रॉकेट साइंस की फैक्ट्स और चीज़ें जो हैं उसको समझना रॉकेट साइंस नहीं है। यू नो व्हाट आई मीन? तो ये ऐसी चीज़ें हैं जिसको कोई स्पेशल तरीके से याद रखने की ज़रूरत नहीं है। बस ये चीज़ों को आप समझते जाइए, अच्छी तरीके से रिवीजन करते जाइए, एंड यू आर देयर। नाउ डियर फ्रेंड्स, ये एक मिशन जो है ये अमेरिका या फिर आप कह सकते हैं नासा ने लॉन्च किया, राइट? इसका नाम है ओसिरिस रेक्स। और ओसिरिस रेक्स जो है, ये जो मिशन है इसका मेन काम ये था कि एक एस्टेरॉयड है, बेनू नाम है इसका, राइट? और जनरली आपको लगेगा बेनू किसी पेट का नाम है, लेकिन नहीं, ये एस्टेरॉयड का नाम है। और इस एस्टेरॉयड को ऑब्जर्व करने के लिए ये ओसिरिस रेक्स जो है इसको लॉन्च किया गया। 2 सालों तक ओसिरिस ने इसको ऑब्जर्व किया, 2018 से लेकर 2020 तक, ठीक है? और अब क्या क्या चीज़ें हमें ये जो ओसिरिस हैं उससे मिली है। 40,000 से ज़्यादा इमेजेस जो हैं वो शेयर की थी इसने, ये ओसिरिस ने। और तब हमें पता चला कि ये जो बेनू है ना, पे अटेंशन, इसका जो सरफेस है ये काफ़ी रॉकी है, बहुत सारे क्रेटर्स हैं। क्रेटर्स यानी कि बहुत बड़े बड़े खड्डे हैं, और इस प्रकार के फीचर्स आपको इस बेनू पर देखने को मिलते हैं। स्पेक्ट्रा की बात करें तो पता चलता है कि ये जो बेनू है ये बहुत ही प्रिमिटिव है, बहुत ही प्राचीन है। और जो अर्ली सोलार सिस्टम के मटीरियल्स हैं, अब जब सोलार सिस्टम की शुरुआत हुई उस समय पर जो जो पार्टिकल्स अलग अलग डायरेक्शंस में फैलने लगे थे, ट्रैवल करने लगे थे, तो ये सारे पार्टिकल्स जो हैं वो हमें यहाँ पर देखने को मिले हैं, ऐसे कुछ पार्टिकल्स, राइट? शेप और टोपोग्राफी की बात करें तो बहुत ही इरेगुलर शेप है इसका, राइट? इट्स नॉट स्मूथ सरफेस जैसे हमने देखा, और बम्पी एस्टेरॉयड है, बहुत सारे खड्डे हैं इसमें, बहुत सारी चट्टानें हैं।
और सरफेस प्रॉपर्टीज की बात करें तो बहुत ही डार्क और लो रिफ्लेक्टिविटी है अल्बीडो। अल्बीडो का मतलब होता है वेरी लो अल्बीडो है यहां पर, मीनिंग कि सनलाइट जो है वो रिफ्लेक्ट नहीं करता है ये, राइट। बहुत सारी सन की एनर्जी या फिर सन की लाइट जो है वो इससे टकराने से मीन्स बहुत कम रिफ्लेक्शन होता है, बाकी की चीज़ें जो है वो एब्जॉर्ब हो जाती हैं। तो ये कुछ बेसिक चीज़ें थी बेनू के साथ जुड़ी हुई। अब दोस्तों ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि क्या करते हैं यूपीएससी या फिर जो इस प्रकार की एग्जामिनेशन होती है ना, स्टेट पीसीएस वाली एग्जाम, तो इसमें क्या किया जाएगा, आपको कहा जाएगा कि ओसिरिस जो हैं, मैं आपको एक क्वेश्चन का एक एग्जाम्पल दे रहा हूं कि चीज़ें आपको क्यों अच्छी तरीके से समझनी है और क्यों मैं ये बेसिक जो लाइंस हैं वो सारी लाइंस हमने एक के बाद एक पढ़ी। आपको क्या कहा जाएगा, ये कंसिडर दिस ओसिरिस एक्स मिशन ऑफ नासा, अभी ये न्यूज़ में था। अब नीचे दिए गए स्टेटमेंट्स जो हैं उनको ऑब्जर्व कीजिए और बताइए कि राइट ऑप्शंस क्या क्या है। तो आपको ऐसे स्टेटमेंट्स दिए जाएंगे 1 2 3 और 4 मीन्स या फिर ऐसे 1 2 3 और 4 ऐसे स्टेटमेंट्स दिए जाएंगे और फिर आपको जो ए है उसमें आएगा कि 1 2 और 3 करेक्ट हैं, 1 3 करेक्ट हैं, 2 और 3 करेक्ट हैं, राइट, या फिर सारे जो हैं ऑल करेक्ट है या फिर सारे इनकरेक्ट हैं। दैट मीन्स कि आपको सारे स्टेटमेंट्स या फिर आपको एग्जैक्टली पता होना चाहिए कि कौन सा स्टेटमेंट जो है वो गलत है। कई बार ऐसा भी हो सकता है कि सारे स्टेटमेंट्स जो हैं वो राइट हो। दैट मीन्स कि आपको ये जो चीज़ें हमने अभी डिस्कस की ना, ये इसके बारे में रॉकी सरफेस, सोलर सिस्टम मटेरियल, ये सारी चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए। और आज से जब भी आपको ओसिरिस के साथ जुड़ी हुई कोई अपडेट्स देखने को मिले न्यूज़पेपर में तो उसको अच्छी तरीके से समझ लीजिएगा। अल्बिडो जो है उसको भी थोड़ा स्टडी कर लीजिएगा। बेसिकली अल्बिडो मीन्स कि जहाँ पर रिफ्लेक्ट सनलाइट या फिर कोई भी लाइट जो है वो रिफ्लेक्ट नहीं होती है, खास करके सनलाइट, तो इसको कहते हैं अल्बिडो। ओसिरिस या फिर मैं इसको ओआर कहूँगा, चलो ओआर जो है ये मिशन, तो इसने अब सबसे बड़ी चीज़ जो की है दैट इज़ कि जो बेनू है इसके सरफेस पर से कुछ सैंपल्स इसने उठाए हैं। तो सिर्फ ऐसा नहीं है कि दूर से ऑर्बिट पर दिखता रहा, अब इसके सरफेस पर से मीन्स देखिए चंद्रयान जो 3 है हमारा इतना सक्सेसफुल माना गया, इसको इतना सेलिब्रेट किया गया। द रीज़न इज कि हमने चांद पर लैंडिंग की और यहाँ पर बेनू जो है उसकी सरफेस में से कुछ चीज़ें जो हैं, कुछ सैंपल्स जो हैं ये मिशन ने कलेक्ट किए हैं। और ये कलेक्ट करने के बाद, दिस इज वन स्टेप, कलेक्ट किया, कलेक्ट करने के बाद ये वापस धरती पर वापस आया है ओसिरिस एरेक्स। तो दिस इज द थिंग डियर फ्रेंड्स, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है ना, ये पहली बार ऐसा हुआ है, मीन्स नॉट पहली बार इन द सेंस यूएसए की बात करें तो उनके लिए पहली बार है, दूसरे देशों ने भी ऐसा किया, फॉर एग्जांपल जापान, उसका भी एग्जांपल हम देखेंगे। तो नासा जो है उसने मीन्स अपने आप में एक बहुत बड़ा अचीवमेंट किया है, नो डाउट अबाउट इट। और अब सोलर सिस्टम जो हैं इनकी जेनेसिस या फिर पृथ्वी पर जीवन कैसे आया, ये सारी चीज़ों को स्टडी करने में ये जो मटेरियल हमें मिला है, जो सैंपल लेकर आया है ये ओसिरिस, इससे बहुत सारा फ़ायदा होगा, बहुत सारी स्टडीज़ में ये काम आएगा। जापान ने इटोकावा और ryugu ये मिशंस जो हैं वो लॉन्च किए थे और ये दोनों मिशंस में सैंपल्स जो है वो वापस पृथ्वी पर हम लेकर आए थे। और फिर पता चलता है कि पृथ्वी कितनी पुरानी है, क्या क्या चीज़ें हुई थी, राइट, बिग बैंग के साथ जुड़ी हुई चीज़ें, सोलर सिस्टम के साथ जुड़ी, तो हम स्पेस को और अच्छी तरीके से समझ पाएंगे। और बेनू जो है उसके साथ जुड़ी हुई डिटेल्स आपको दे दूँ तो 1999 में बेनू को ढूंढा गया था। बेनू एक एस्टेरॉयड है ये पता चला 1999 में, और इसके बारे में ये कहा जाता है कि इसका जो ओरिजिनेशन है ये कहाँ से पैदा हुआ, तो मार्स और जुपिटर के बीच में जो एस्टेरॉयड का बेल्ट है यहाँ से ये पैदा हुआ, राइट। और एक समय पर ये बहुत ही एक कार्बन रिच एस्टेरॉयड था, ये जो पूरा एक लार्जर कार्बन रिच एस्टेरॉयड था उसका पार्ट था बेनू। फिर कुछ लाखों सालों के बाद ये उससे थोड़ा अलग हो गया, राइट, और धीरे धीरे ये पृथ्वी की तरफ जो है वो थोड़ा ड्रिफ्ट हो गया। एज वी नो कि मार्स और जुपिटर का जो मीन्स दे आर वेरी फार, तो अब ये पृथ्वी की तरफ जो है वो धीरे धीरे ड्रिफ्ट हो गया ऑटोमेटिकली, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो स्टडी की जा रही हैं और इसमें सोलर सिस्टम की काफ़ी सारी हिस्ट्री और अर्थ पर लाइफ, ये सारी चीज़ें इसमें आप समझ लीजिए कि कोडेड हैं। इसको जब अच्छी तरीके से समझा जाएगा तो और सारी चीज़ें जो हैं वो हमें इसके बारे में पता चलेगी। नासा जो है वो सारी डिटेल्स अक्टूबर से रिवील करना स्टार्ट करेगा, तो इससे ये भी पता चलता है कि अक्टूबर 2023 में
इस मिशन को लेकर काफ़ी सारे आर्टिकल्स हमें पढ़ने को मिलेंगे। तो आज ये जो चीज़ें हमने डिस्कस की ना, ये इस चीज़ को लेकर, ये विषय को लेकर कर्टेन रेजर हैं कि आज हमने इसका एक इंट्रोडक्शन ले लिया। अब फ्यूचर में और ज़्यादा डिटेल्स हमें देखने को मिलेगी आने वाले महीने से ही, अभी कुछ दिनों के बाद ही होपफुली। अपने आप में इंसानों की एक बहुत बड़ी अचीवमेंट ये डेफिनेटली है। ये मिशन जो है वो, ये सिर्फ नासा नहीं लेकिन हम सबका एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है कि कहाँ से कहाँ इंसान जो है वो पहुँच गया है। दूसरा जो इंटरेस्टिंग टॉपिक आज हमारे टेबल पर है, इट्स रिटन बाय नन अदर देन आवर फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी। और दोस्तों, जब भी हमारे कोई यूनियन मिनिस्टर या फिर आपके जो राज्य के कोई मिनिस्टर हैं, चीफ मिनिस्टर हैं, प्राइम मिनिस्टर एक्सेट्रा, जो भी ऐसे कोई हमारे लीडर्स जो हैं वो जब आर्टिकल लिखते हैं तो उसमें आपको सरकार के साथ जुड़ी हुई बहुत सारी चीज़ें पढ़ने को मिलती हैं। बहुत सारी जो स्कीम्स हैं उसके बारे में पता चल जाएगा, सरकार का क्या लक्ष्य है, बहुत सारी चीज़ें पता चल जाती है। तो इस प्रकार के आर्टिकल्स जो हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, तो ऐसे आर्टिकल्स कभी मिस नहीं करने हैं, ठीक है। नाउ डियर फ्रेंड्स, नारी शक्ति वंदन अधिनियम, विमेंस रिजर्वेशन बिल, 33% रिजर्वेशन देने की जो बात है, इसके साथ जुड़ा हुआ ये टॉपिक है। और ऑफ कोर्स इसका मेन काम यही है कि महिलाओं को पॉलिटिकली एम्पावर करना। अब पॉलिटिक्स एक ऐसी चीज है कि अगर वहां पर मींस पॉलिटिकली अगर कोई एम्पावर्ड है, पॉलिटिकली एम्पावर्ड, तो बाकी के बहुत सारे क्षेत्रों में एम्पावरमेंट हो जाता है, इज़न्ट इट? देखिए, एक चीज ऐसी मुझे बताइए जिसमें पॉलिटिकल डिसीजन ना हो। आज जो भी लेट्स से हमारे देश में यूट्यूब चल रहा है, हमारे देश में इंटरनेट चल रहा है, हमारे देश में इलेक्ट्रिसिटी, जो भी चीज़ें हैं, सारी की सारी चीज़ें जो है वो पार्लियामेंट में डिसाइड होती हैं, राइट? बड़ी बड़ी सारी चीज़ें जो है वो डिसाइड होती है। तो जनरली स्पीकिंग मोस्ट ऑफ द थिंग्स, राइट? अब मीन्स आप सोचने के लिए बैठेंगे तो कुछ ऐसी चीज़ें भी होगी जो पार्लियामेंट में, फॉर एग्जांपल किसी का मर्डर कर देना, ये पार्लियामेंट में डिसाइड नहीं होता है, लेकिन मर्डर अगर किसी का हो जाता है तो फिर रूल्स क्या होने चाहिए, ये सारी चीज़ें कैसे प्रिवेंट किया जाता है, तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली कोई भी ऐसी चीज़ नहीं बचेगी जो वहाँ पर डिस्कस ना हुई हो या फिर उसमें पॉलिटिकल इम्पैक्ट या फिर पॉलिटिकल डिसीजन ना लिया गया हो, राइट? तो अगर पॉलिटिकल लेवल पर, पॉलिटिक्स इज लाइक मीन्स, जो जनरली पॉलिटिक्स की बात आती है तो लोग वो गंदा पॉलिटिक्स है, नहीं। पॉलिटिक्स इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? तो पॉलिटिक्स जो है ये इट्स लाइक जो पिरामिड है ना, उसके भी टॉप पर अगर कोई बैठा है तो दैट इज पॉलिटिक्स, क्योंकि सारे डिसीजंस वहां से ही लिए जाते हैं। तो अगर महिलाएं पॉलिटिकली एम्पावर्ड हैं तो महिलाओं के साथ जुड़े हुए जो भी इश्यूज हैं, प्रॉब्लम्स हैं, राइट, जो बदलाव महिलाओं के जीवन में होने चाहिए, या फिर जो भी गलत चीज़ें हो रही है, सारी चीज़ें, और जो भी अपॉर्चुनिटीज चाहिए, सारी चीज़ें जो है वो उनको मिलने लगेगी। तो उसके लिए इस प्रकार के बिल्स जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। विद इक्वल एक्सेस एंड अपॉर्चुनिटीज, विमेन एक्सेल इन पॉलिटिक्स लाइक विमेन साइंटिस्ट्स एट इसरो। जैसे इसरो में महिला साइंटिस्ट जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा उन्होंने एक्सेल किया है, बहुत सारे इंपॉर्टेंट मिशंस जो हैं वो महिलाओं के द्वारा हैंडल किए जाते हैं। दिस इटसेल्फ इंडिकेट्स कि अगर एक प्लेटफॉर्म दिया जाए, अगर राइट अपॉर्चुनिटीज क्रिएट की जाए ना, तो महिलाएं पॉलिटिक्स में भी एक्सेल कर सकती हैं। एंड डियर फ्रेंड्स, लेट मी टेल यू वन मोर थिंग। एक बहुत ही छोटी बात मैं आपको यहाँ पर, छोटी मीन्स ब्रीफली एक बात आपको बताऊंगा, वैसे बात तो बड़ी है लेकिन आई विल बी वेरी ब्रीफ हियर। आप सोचिएगा इसके बारे में। कोई भी एक व्यक्ति जो है, चाहे मेल फीमेल ट्रांसजेंडर, इट डजंट मैटर, आई एम टॉकिंग अबाउट अ ह्यूमन बीइंग, राइट? अगर वो सक्सेसफुल, जब भी आप ऑब्जर्व कीजिएगा, जब भी कोई सक्सेसफुल हो जाएगा तो फिर उनको पूछा जाता है कि आप कैसे सक्सेसफुल हुए, और जो व्यक्ति है वो बताएगा कि मैंने ये किया, हार्ड वर्क, रात को, ये मीन्स जनरली सारे जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं उनकी स्टोरी यही होती है। मैंने बहुत सारी सक्सेसफुल स्टोरीज जो है वो पढ़ी हैं, और फिर मुझे पता चला कि जब लोगों के हाथ में माइक आ जाता है या फिर वीडियो कैमरा आ जाता है तो जनरली लोग जो हैं वो ऐसी ही बात करते हैं, मीन्स कि मैंने क्या क्या किया, क्या स्ट्रगल था। जनरली लोगों का यही रहता है मोस्ट ऑफ द केसेस में, लेकिन रियलिटी जो है ना वो इससे अलग होती है। नाउ पे अटेंशन, बहुत ही डीप बात मैं आपको बता रहा हूं, आप सोचिएगा इसके बारे में। सक्सेस जो है ना वो कभी कोई एक व्यक्ति, इंडिविजुअल जो है वो सक्सेस अचीव नहीं कर सकता है।
इट इज़ ऑलवेज कलेक्टिव। अब आप सोचेंगे व्हाट डू यू मीन बाय कलेक्टिव? मेरे पास 10 ऐसे एग्जाम्पल है कि हुसैन बोल्ट जो है वो अकेले दौड़ता है, उसका पूरा परिवार उनके साथ नहीं दौड़ता, ऐसा नहीं है दोस्तों। अब जिस व्यक्ति को ले लेंगे, यू विल ऑल, जितने भी लोग हैं, राइट, चाहे वो साइंटिस्ट हो, पॉलिटिशियन हो, एजुकेटर हो, जितने भी लोग हैं, यू विल ऑलवेज फाइंड कि उनके आसपास के लोगों ने ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट किया, आसपास के लोगों ने ऐसी ऐसी चीज़ें क्रिएट की जिसकी वजह से ये एक व्यक्ति को एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिला जहां से वो लॉन्च हो सके या फिर वो अपने पीक तक पहुंच सके। ऑब्जर्व कीजिएगा इसके बारे में, बहुत कम लोग इसको मानते हैं, लेकिन मीन्स ये रियलिटी है। अगर डीपर डाउन, जब भी आप डीप जाएंगे ना इस विषय पर, देन यू विल रियलाइज। और फ्यूचर में इसके बारे में भी डिस्कशन करेंगे। अभी कोई कमिटमेंट नहीं दे रहा हूं मैं, लेकिन मैं यही सोच रहा था, मीन्स आई एम थिंकिंग अबाउट कि देखिए बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल हैं और कहीं ना कहीं अंदर से भी मुझे यही एक आवाज़ आ रही है कि आज मटेरियल तो बहुत हैं, लेकिन सेल्फ डेवलपमेंट जो है वो एक ऐसी चीज़ है जो मिसिंग है। एंड आई वॉन्ट, मीन्स ये एक ऐसा सब्जेक्ट है सेल्फ डेवलपमेंट जो मुझे बहुत ही मीन्स अट्रैक्ट करता है, मुझे बहुत पसंद है ये सब्जेक्ट। आई लाइक टू एक्सप्लोर थिंग्स, जो हमारे विचार होते हैं और कैसे लोग जो हैं वो सक्सेस अचीव करते हैं, कौन कौन सी चीज़ों से लोग फेल हो जाते हैं, राइट, मोटिवेशन क्या है, इंस्पिरेशन क्या है, सो मेनी थिंग्स, सो मेनी सक्सेस स्टोरीज, केस स्टडीज़, ये सारी चीज़ें। तो इस पर भी मैं काम कर रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ कि ऐसा मटेरियल भी आपके लिए लेकर आऊँ, लेकिन अभी उतना डिलीवर नहीं कर पा रहा हूँ जितना मुझे करना चाहिए अभी, क्योंकि बिकॉज देयर आर फ्यू थिंग्स, राइट, कुछ ऐसे हर्डल्स हैं जिसकी वजह से ये नहीं हो पा रहा है, लेकिन कोशिश पूरी है एंड आई एम श्योर कि वो हो भी जाएगा, डोंट वरी अबाउट इट। लेकिन कुछ ऐसे मीन्स हर्डल्स इन द सेंस कुछ ऐसे फेजेस हैं जिससे गुजर कर ही वहाँ पर पहुँचा जा सकता है। तो जब मैं इस प्रकार की सीरीज क्रिएट करूँगा या फिर वीडियोज़ बनाऊँगा, मे बी कोर्सेस, आई डोंट नो येट, लेकिन जब भी ऐसे विषयों पर बात होगी देन यू विल रियलाइज कि सक्सेस जो हैं उसके लिए, सफलता के लिए बहुत सारे लोग जो हैं उनका हाथ होता है, और तभी हम चीज़ों को क्रिएट कर सकते। तो हम इतना डीप इसलिए जा रहे हैं क्योंकि महिलाओं का सशक्तिकरण जो है वो एक ऐसा टॉपिक है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि देश की, दुनिया के 50% पॉपुलेशन की बात हो रही है, राइट, ये नंबर 1 रीजन है। नंबर 2, अगर हम देखें तो जिन महिलाओं को प्लेटफॉर्म मिला है, राइट प्लेटफॉर्म मिला है, वो वहां तक पहुंची है जब आज से कुछ 50-100 साल पहले लोग ऐसा सोचते थे ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन आज ये चीज़ प्रूव हो चुकी है कि वहां पर महिलाएं पहुंच सकती हैं। तो उनको जो प्लेटफॉर्म है वो मिलना ही चाहिए। ये प्लेटफॉर्म और ये चीज़ें नहीं मिलेगी तब तक ये बदलाव नहीं आएगा। तो इट्स ए गुड थिंग कि सरकार जो है वो इस प्रकार का बिल लेकर आई है, लेकिन एज वी नो कि अब बिल से कुछ नहीं होगा, इसका राइट इम्प्लीमेंटेशन जो है दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ डियर फ्रेंड्स, अब इस आर्टिकल में थोड़ा आगे बढ़ते हैं, राइट। हमने हमारा मीन्स जो एडेड पॉइंट्स थे वो ऐड कर दिया और बहुत ही वैल्यूएबल इनपुट्स यहाँ पर ऐड किए हैं, लेकिन अब ये आर्टिकल भी देख लेते हैं। तो निर्मला सीतारमण जी ने अपने आर्टिकल में काफ़ी सारी स्कीम्स के बारे में बात की कि मोदी सरकार जो है उन्होंने उज्ज्वला योजना, स्वच्छता अभियान, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, मुद्रा, एक्सटेंडेड मैटरनिटी लीव, परमानेंट कमीशनिंग इन आर्म्ड फोर्सेस, ऐसे बहुत सारे इनिशिएटिव्स जो हैं वो लिए हैं। अब देखिए, अब फैक्ट्स के साथ इसको देखिए। पीएम मुद्रा योजना जो है तो इसमें 70% जितनी लोन्स जो हैं वो महिलाओं को दी गई है, बहुत बड़ा अचीवमेंट है ये। फिर स्टैंड अप इंडिया जो है इसमें 80% बेनिफिशरीज जो हैं ये महिलाएं हैं, और ये दोनों चीज़ों की वजह से क्या होता है, माइक्रो लेवल यूनिट्स और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट को सपोर्ट मिलता है, यानी कि फाइनेंशियली अगर महिला इंडिपेंडेंट रहेगी तो फिर सोशली भी वो बहुत एम्पावर्ड हो जाएगी। तो बहुत सारे इसके बेनिफिट्स हैं। उज्ज्वला योजना, एज वी ऑल नो, हम सबको पता है कि जो चूल्हा है उस पर जो रोटियां बनाई जाती हैं, सब्जी बनाई जाती हैं, टेस्ट में तो उसको कोई compete कर ही नहीं सकता, राइट। लेकिन अगर ओपन जगह पर चूल्हा है तो दैट्स अ डिफरेंट थिंग, लेकिन वी नो कि उससे पॉल्यूशन भी बहुत ज़्यादा होता है। और अगर घर के अंदर, किचन के अंदर चूल्हा है तो इट्स लाइक कि एक दिन के अंदर, आई थिंक ऐसा ही, एक दिन या फिर एक घंटे के अंदर, लेकिन जो स्मोक होता है, कहते हैं कि 200-300 सिगरेट कोई एक बंदा एक दिन में पिए, उसका जो स्मोक हमारे लंग्स में जाता है, उतना स्मोक, उतना पॉल्यूशन जो है वो हमारे उतना स्मोक हमारे लंग्स के अंदर जाता है। और महिलाएं जब चूल्हे पर
ये रसोई बनाती हैं या फिर चूल्हे पर जब खाना बनाती हैं तो उनकी हेल्थ पर डायरेक्ट इसकी इम्पेक्ट आती है। फिर एलपीजी सिलेंडर्स जो इसमें दिए गए उज्ज्वला योजना के तहत, तो इसके भी बहुत सारे फायदे हो गए। एक तो उनको वुड या फिर ये जो लकड़ियां हैं उसको इकट्ठा करने के लिए नहीं जाना है, जंगलों में नहीं जाना है, तो वो ट्रैवलिंग टाइम बच जाएगा। फिर सेफ्टी के कंसर्न्स थे कि कोई लेट्स से सांप ने डस लिया, कई बार क्या होता था कोई दूसरे क्राइम्स होते थे, राइट, रेप एक्सेट्रा, तो ये सारी चीज़ें मीन्स ये सारे जो रिस्क्स हैं वो कट डाउन हो जाते क्योंकि घर पे ही एलपीजी सिलेंडर आ गया। फिर जो वक्त बचेगा तो ये वक्त जो है वो अपने लिए निकाल पाएगी, बच्चों के लिए निकाल पाएगी। जो हाउसवाइफ है तो लेट्स से कि अगर घर में बुजुर्ग हैं तो उनके लिए वक्त निकालना, उनकी हेल्थ कोई इश्यू एक्सेट्रा, खाना पकाना, तो एलपीजी सिलेंडर स्कीम से भी बहुत सारे हेल्थ और सोशल लाइफ के फ़ायदे हुए। स्वच्छ भारत अभियान मीन स्वच्छता तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उस पर क्या मैं और डिटेल्स देने की ज़रूरत नहीं है। टॉयलेट्स घर घर में बन गए तो इसकी वजह से महिलाओं को बाहर जाने की, जो कहते हैं ना, खुले में शौच करने की ज़रूरत नहीं है, तो इससे एक बहुत बड़ा फ़ायदा हुआ। और जो पीएम आवास योजना है इसमें भी महिलाएं जो हों इनको जॉइंट ओनरशिप दी जाती हैं, तो ये सारे बहुत सारे फ़ायदे हुए। प्रोग्रेस जो है वो बहुत सारी जगहों पर एविडेंट है, क्लियरली नज़र आता है। मोर फीमेल पुलिस पर्सनल, स्पोर्ट्स विमेंस इंटरनेशनल अचीवमेंट्स, हमने देखा कि कितनी सारी हमारी जो बेटियां हैं वो ओलंपिक्स में और इंटरनेशनल लेवल पर बहुत सारे गोल्ड और अलग अलग मेडल्स लेकर आई हैं, जीत कर आई हैं। स्टेम डिसिप्लिन्स में भी बहुत सारी महिलाएं हैं। ITIs जो हैं वहाँ पर फीमेल पार्टिसिपेशन डबल हो गया। और स्टेम ग्रेजुएट्स की बात करें तो 43%, स्टेम यानी कि साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथ्स, एंड 25% स्पेस साइंटिस्ट जो है वो महिलाएं हैं। और बहुत सारे फ्लैगशिप स्पेस मिशंस में उनका कंट्रीब्यूशन है। हमारे देश में हायर एजुकेशन में महिलाओं का एनरोलमेंट बढ़ा है। महिला पायलट्स, एयरफोर्स में पायलट्स जो हैं, फाइटर पायलट्स, महिलाएं बनने लगी हैं। CAPF में भी रिजर्व पोस्ट हैं महिलाओं के लिए। महिलाएं या फिर बेटियों को NDA और सैनिक स्कूल्स में एडमिशन मिल रहा है। सो these are big things that have already taken place in our country. The Nari Shakti Vandan Abhiniyam is historic, empowering women in politics and governance, जो मैंने आपको पहले ही समझा दिया। PV नरसिम्हा साहब आपकी सरकार जो थी उसने 33% रिजर्वेशन पंचायती राज सिस्टम में इंट्रोड्यूस किया था। और कुछ दिनों पहले हम इसके बारे में बात कर रहे थे, आपको याद होगा कि पंचायती राज सिस्टम में अगर देखें तो 50% जगहों पर महिला सरपंच हैं। आपको बहुत सारे मीन्स वहाँ पर 50% जितना ग्रास रूट लेवल पर काफ़ी अच्छा पॉलिटिकल या फिर आप कह सकते हैं मीन्स एम्पावरिंग जो हुआ है पॉलिटिक्स और गवर्नमेंट्स में महिलाओं का काफ़ी अच्छा है। टॉप लेवल पर कम है, हमने डिस्कस की थी ना वो सारी चीज़ें, आपको याद होगी। तो अब ये जो मीन्स ग्रास रूट लेवल के लिए PV नरसिम्हा राव साहब की सरकार ने ये इंट्रोड्यूस किया था, और अब यहाँ पर टॉप लेवल के लिए और स्टेट के लिए रिजर्वेशन किया जाएगा, तो इससे और बड़ा बदलाव जो है वो हमें देखने को मिलेगा। सो दैट्स एवरीथिंग एज फार एज दिस पर्टिकुलर आर्टिकल इज कंसर्न। बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें हमें जानने को मिले, इजंट इट? नाउ डियर फ्रेंड्स, लेट्स टॉक अबाउट ग्रीन हाइड्रोजन पुश, राइट? ग्रीन हाइड्रोजन पुश विल नीड टू काउंटर चैलेंजेस। हम ग्रीन हाइड्रोजन को डेवलप करना चाहते हैं। हमारे देश का भी एक मिशन है, ग्रीन हाइड्रोजन मिशन है भारत का, और इसमें यह है कि हम 2030 तक हर साल 5 मिलियन टन्स ग्रीन हाइड्रोजन को पैदा करना चाहते हैं। दिस इज द मेन क्रक्स ऑफ ग्रीन हाइड्रोजन मिशन। और ये गोल जो है, ये लक्ष्य हमने इसलिए रखा है क्योंकि हम जो फॉसिल फ्यूल को इंपोर्ट करते हैं तो उस पर हमारा रिलायंस कम हो जाए। हर साल हम 1 लाख करोड़ रुपए बचा पाएंगे, और इसी के साथ साथ जो ग्रीन हाउस गैसेस एमिट होते हैं तो 50 मिलियन मेट्रिक टन्स जितना ग्रीन हाउस गैस जो है उसका एमिशन कम होगा। तो ये सारे इसके फ़ायदे ही फ़ायदे हैं, ठीक है। अब दोस्तों, भारत ने एक बहुत बड़ा स्टेप लिया है, पता है क्या? 2 बसेस लॉन्च की जाएगी, और ये 2 बसेस जो है ना ये ग्रीन हाइड्रोजन पर चलेगी, और 15 और बसेस को लॉन्च किया जाएगा। और ये बसेस जो है ये वर्चुअली जीरो एमिशन एमिट करते, मीन्स देयर इज नो एमिशन एट ऑल, राइट? जीरो एमिशन बस है ये। और इसका जो फ्यूल सेल है इसकी भी एफिशिएंसी काफ़ी अच्छी है। अब क्लीन हाइड्रोजन जो है उसकी ख़ास बात ये है, क्लीन यानी कि ग्रीन हाइड्रोजन, तो ग्रीन हाइड्रोजन जो है ये काफ़ी रिलायबल फ्यूल है, और सोलर और विंड की तरह इसमें अनसर्टिनिटीज़ नहीं होती है कि कभी ज़्यादा कभी कम, ऐसा नहीं है। आप कॉन्स्टेंटली जितना चाहिए, मीन्स एक कॉन्स्टेंट जो है वो एनर्जी का प्रोडक्शन हो सकता है।
लेकिन ग्रीन हाइड्रोजन का सबसे बड़ा अभी जो इश्यू चल रहा है दैट इज कॉमर्शियल वायबिलिटी, कि कॉमर्शियली क्या ये वायबल हैं, क्या ये अफोर्डेबल हैं, राइट। इट्स लाइक एक समय पर जब मोबाइल फोन्स थे, इनकमिंग 10 रुपया, आउटगोइंग 10 रुपया, तो इट वॉज कॉमर्शियली नॉट वायबल, लेकिन आज इट इज कॉमर्शियली वायबल। बहुत सारी चीज़ें, कार्स का भी ऐसा था, बहुत सारे कंप्यूटर्स भी ऐसे थे जब लॉन्च किए गए, तो दे वर कॉमर्शियली नॉन वायबल, कि उस समय पर हर मीन्स आज हमारे देखिए स्मार्टफोन भी होता है, लैपटॉप होता है, टैबलेट होता है और कंप्यूटर होता है जनरली, राइट। तो चीज़ें कितनी चेंज होगी, तो बस ऐसा ही रेवोल्यूशन जो है वो हाइड्रोजन में भी, ग्रीन हाइड्रोजन में करने की ज़रूरत है। अब हाइड्रोजन को बनाने के लिए जो प्रोसेस है इलेक्ट्रोलाइसिस, ये बहुत ही पुरानी प्रोसेस है, 1800s में इसकी शोध हुई थी, इसका इन्वेंशन हुआ, और हाइड्रोजन जो है उसको पानी में से बेसिकली ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को सेपरेट किया जाता है। लेकिन इलेक्ट्रोलाइसिस जो है, अगर आप फॉसिल फ्यूल से कर रहे हैं, जो इलेक्ट्रिसिटी आप पैदा करके फिर इसका इस्तेमाल कर रहे हैं हाइड्रोजन को, ये जो इलेक्ट्रोलाइसिस की प्रोसेस कर रहे हैं डर्टी फ्यूल से, तो दैट इज़ नॉट गुड। रिन्यूएबल एनर्जी से कर रहे हैं तभी ये ग्रीन हाइड्रोजन कहलाता है। हाइड्रोजन में भी अलग अलग है ना, ब्लू हाइड्रोजन, ग्रीन हाइड्रोजन, राइट। तो इंडिया जो है उसके लिए जो हर्डल है वो ये है, सबसे बड़ा जो मीन्स कुछ चैलेंजेस जो हैं हमें फेस करने पड़ेंगे। तो इसमें एक चैलेंज जो है वो ये है कि हमें हर साल 2030 तक का जो हमारा मिशन है ना, उसकी बात हो रही है यहाँ पर। 2030 तक जो भी हम चीज़ें अचीव करना चाहते हैं, जो हमारा ग्रीन हाइड्रोजन मिशन है, उसके लिए आज से ही आप समझ लीजिए हमें हर साल 100 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी की कैपेसिटी इंक्रीज करनी पड़ेगी हर साल। लास्ट ईयर हमने सिर्फ 16 गीगावाट की कैपेसिटी ऐड की है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, गैप एनालिसिस देखेंगे तो एक बहुत बड़ा गैप है, हमें पहुँचना है यहाँ पर और हम यहाँ पर हैं, राइट, क्लियरली। दिस इज वन थिंग। नंबर 2, हाइड्रोजन का प्रोडक्शन, मैंने आपको बताया पानी में से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों को अलग करने की बात है। तो पानी का इस्तेमाल, वाटर इंटेंसिव है ये प्रोसेस, हाइड्रोजन का प्रोडक्शन। तो अब क्या हमारे देश में उतना पानी है? पानी का स्ट्रेस बहुत सारे रीजन्स में हमें देखने को मिल रहा है, तो ये भी एक बहुत बड़ा इश्यू हो सकता है। ग्लोबल इलेक्ट्रोलाइजर मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी जो है इट इज़ 10 गीगावाट, ये इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी का आंकड़ा है। तो भारत जो है ये अभी इलेक्ट्रोलाइजर डेवलपमेंट पर फोकस कर रहा है, और एक्सपर्ट्स जो है उनका ये सजेशन है कि दुनिया में 2030 का जो टारगेट है, मीन्स दुनिया ने भी टारगेट रखा है, तो इसके लिए 6 से लेकर 10 गुना हमें इसमें एक एडिशन जो है वर्ल्ड की कैपेसिटी जो है उसको इंक्रीज करना पड़ेगा। अब दूसरे जो चैलेंजेस हैं उनमें से एक है रेयर अर्थ मटेरियल। ये पूरी मार्केट चाइना के द्वारा डोमिनेटेड है, और रेयर अर्थ मटेरियल जो है ये इलेक्ट्रोलाइजर प्रोडक्शन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। तो ये हम कहाँ से लाएंगे? दिस इज़ नंबर 1 थिंग। दूसरी चीज़, ग्रीन फ्यूल जो है ये हाइड्रोजन जो है अपने आप में बहुत ही इन्फ्लेमेबल, हाईली इन्फ्लेमेबल की कैटेगरी में आता है। सबसे ज़्यादा इन्फ्लेमेबल जहाँ तक मुझे पता है दैट इज़ हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन जो है इसको ट्रांसपोर्ट करना और इस फ्यूल को स्टोर करना अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज है। दिस इज़ द रीज़न कि जो अभी बसेस लॉन्च की गई है ना, उसमें पैसेंजर्स नहीं बैठेंगे सेफ्टी के कंसर्न्स को ध्यान में रखते हुए। एक बार ट्राइड एंड टेस्टेड हो जाएगा, उसके बाद ही पैसेंजर्स को बिठाया जाएगा। बसेस लॉन्च की हैं और 15 बसेस भी लॉन्च होगी, लेकिन क्योंकि ये एक बहुत ही इन्फ्लेमेबल, हाईली इन्फ्लेमेबल फ्यूल है, तो इसको बहुत ही संभाल कर आपको हैंडल करना, और इसके ट्रांसपोर्टेशन में भी बहुत सारे हर्डल्स हैं। तो इट्स नॉट दैट ईजी एज यू कैन सी, राइट। तो बहुत सारे चैलेंजेस हैं। अब इन सारे चैलेंजेस को हमें ओवरकम करके आगे बढ़ना पड़ेगा, और भारत सरकार ने अभी अच्छा किया है कि इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन जो है इनके पास जो कैपेसिटी है ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट की, तो इस पर भारत सरकार अभी काम कर रही है। तो दैट इज़ द गुड थिंग कि हम ये आईओसी के माध्यम से चीज़ें आगे बढ़ा रहे हैं। Now, dear friends, we have 2 more articles to discuss. Let's talk about, I'm going back. Let's talk about this one. उसके पीछे reason है, I'll tell you why. आपको समझ में आ जाएगा। Economic stress in India's neighborhood, crisis in Sri Lanka, Bangladesh, Pakistan reveal their structural weaknesses. Business Standard का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग आर्टिकल है ये। अभी जो G20 की मीटिंग हुई, तो इस G20 में जाम्बिया जो है, जाम्बिया ने अपने ऊपर जो कर्ज था तो अपने क्रेडिटर्स के साथ एक डेट डील जो है वो सिक्योर की है। तो अच्छी तरीके से ये G20 का जो कॉमन फ्रेमवर्क है उसका इस्तेमाल किया और इश्यूज़ को सॉल्व किया, और इसी के साथ जो मल्टीलेटरल डेवलपमेंट बैंक्स हैं तो इनमें भी रिफॉर्म्स की आवश्यकताएं हैं। ये सारी चीज़ें G20 के टाइम पर डिस्कस की गई थी। लेकिन आज का हमारा जो फोकस है दैट इज़ अबाउट श्रीलंका। वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट पाकिस्तान एंड बांग्लादेश एज वेल।
श्रीलंका की सिचुएशन आप जानते हैं, कुछ समय पहले भारत ने बहुत सारी मदद जो है वो श्रीलंका की और श्रीलंका की हालत जो है वो खास करके पैंडेमिक के बाद बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई। बांग्लादेश काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहा था, इसकी हालत ख़राब है। और पाकिस्तान के बारे में तो पूरी दुनिया जानती है, एक लंबे समय से ऐसे इश्यूज जो हैं वो पाकिस्तान के चल रहे हैं। लेकिन हमारे लिए यह चिंता का विषय इसलिए है क्योंकि ये सार्क वाला जो रीजन है, क्षेत्र है, अब भारत यहाँ पर है और हमारे 3 पड़ोसी देश को, चलो पाकिस्तान को अगर हम इग्नोर भी कर ले तो बांग्लादेश और श्रीलंका तो 2 ऐसे देश हैं ना जिनके साथ हम व्यापार करते हैं। तो ये क्षेत्र के लिए भी अच्छी बात नहीं है कि साउथ एशिया में कुछ देश जो हैं वो इस प्रकार की क्राइसिस से गुजर रहे हैं। श्रीलंका की बात करें तो पैंडेमिक से पहले थोड़े बहुत इश्यूज चल रहे थे। हाई डेट, लो रिजर्व्स, कर्ज ज्यादा था और सेविंग्स या फिर रिजर्व्स जो हैं वो कम थे। फिर कुछ पॉलिसीज में चेंजेस किए गए, जो सरकार है उसने टैक्स में कुछ बदलाव किए, राइट। तो ये सारी चीज़ों की वजह से सरकार के पास रेवेन्यू और कम हो गया। और फिर आईएमएफ का जो एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी जो है ये 2020 में एक्सपायर हो गया और ये कोविड आ गया। कोविड की वजह से अब श्रीलंका जो है वो एक ऐसा देश है जिसका सबसे बड़ा इनकमिंग सोर्स जो है दैट इज टूरिज्म, पैसों का इनकमिंग सोर्स ऑफ कोर्स, और रेमिटेंस। जो श्रीलंकन लोग दुनिया के दूसरे देशों में रहते हैं और पैसा घर वापस भेजते हैं, और टूरिज्म, राइट। दुनिया के बहुत सारे पैसे वाले देश के जो लोग हैं वो श्रीलंका में, ट्रॉपिकल कंट्री हैं ऑफ कोर्स, राइट, बहुत ही खूबसूरत भी हैं, तो वहाँ पर घूमने के लिए जाते हैं। तो टूरिज्म इज़ अ बिग इंडस्ट्री इन श्रीलंका। तो कोविड की वजह से ये ठप हो गई, ऊपर से ऑलरेडी डेट ज़्यादा था, रिजर्व्स कम थे, और फिर धीरे धीरे चीज़ें जैसे ही इम्प्रूव हो रही थी, कोशिश हो रही थी, उसके बाद यूक्रेन क्राइसिस हो गई। तो यूक्रेन क्राइसिस की वजह से फ्यूल की प्राइस बढ़ गई, फूड क्राइसिस हुई। तो ये सारी चीज़ों की वजह से श्रीलंका जो है वो और ज़्यादा फंस गया और आईएमएफ का एग्रीमेंट जो है वो होते होते लगभग मार्च 2023 हो गया। तो ये सारी चीज़ों की वजह से श्रीलंका की हालत ख़राब हो गई। अब एक पैटर्न जो हमें देखने को मिल रही है, जो लो इनकम कंट्रीज़ हैं लाइक बांग्लादेश, श्रीलंका, पाकिस्तान, उसमें जो प्राइवेट क्रेडिटर्स हैं उनका शेयर बढ़ रहा है। जहाँ पर लेट्स से वर्ल्ड बैंक को पैसे देने चाहिए या फिर मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशन से पैसे लेने चाहिए, इट्स समथिंग सिमिलर टू कि अगर लेट्स से मैं एसबीआई या फिर बैंक ऑफ बड़ौदा या फिर कोई बंधन बैंक, जो भी अलग अलग अच्छी बैंक्स हैं, उनसे अगर पैसे बोरो कर रहा हूँ तो उसका जो रेट होगा वो रीजनेबल होगा, राइट। उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस में वो लोन दी जाएगी, इज़न्ट इट। लेकिन अगर मैं कोई प्राइवेट फाइनेंसर से पैसे ले रहा हूं तो इंटरेस्ट रेट बहुत ज़्यादा होगा, रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं होंगे, लेकिन फिर कर्ज में फंसने के पूरे चांसेस हैं। एक देश के साथ भी ऐसा होता है। एक गरीब देश, एक लो इनकम कंट्री जो है, जब लेट्स से वर्ल्ड बैंक या फिर कोई मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशन जो हैं उससे पैसे लेता है तो इट्स लाइक ए फॉर्मल लोन। लेकिन जब चाइना आ जाता है, प्राइवेट क्रेडिटर्स आ जाते हैं, तो चीज़ें जो हैं वो ट्रांसपेरेंट नहीं होती हैं और ये जो देश है ये और ज़्यादा फंस जाता है। और श्रीलंका के साथ कुछ ऐसा ही हुआ। पाकिस्तान को देखें तो पाकिस्तान में क्या है कि एक्सटर्नल फाइनेंस पर डिपेंडेंसी, एक लंबे समय से पाकिस्तान जो है वो निर्भर रहा है। इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा, बैलेंस ऑफ पेमेंट के क्राइसिस और फिस्कल पॉलिसी जो है वो धीरे धीरे ख़राब होती गई। फिर आईएमएफ के साथ जो डील चल रही थी तो उसमें भी एक बहुत लंबा समय, मीन्स एक छोटी डील जो है एसबीआई, तो उसमें भी 9 महीने लग गए। तो फ्यूचर के इश्यूज जो हैं वो और ज़्यादा रहेंगे पाकिस्तान के। आई एम नॉट गोइंग इनटू टू मच डिटेल्स, राइट। ये एक एक चीज़ है पाकिस्तान की, समझ लीजिए कि मिस गवर्नेंस की वजह से ये सारे इश्यूज वहाँ पर क्रिएट हुए। रही बात बांग्लादेश की, तो वैक्सीनेशन और जो रेडीमेड गारमेंट का एक्सपोर्ट है ये कोविड के बाद काफ़ी अच्छी रिकवरी हुई, राइट। लेकिन यूक्रेन की क्राइसिस की वजह से, इन्फ्लेशन और एनर्जी शॉर्टेज होने की वजह से इस पर एक बहुत बड़ा प्रभाव आया। और फिर आईएमएफ जो है उसको जुलाई 2020 मीन्स बांग्लादेश को आईएमएफ के पास जाना पड़ा 2022 में। और गवर्नमेंट ने जो इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट्स हैं उन पर ब्रेक्स लगाना स्टार्ट कर दिया। और ख़ास करके अब नॉन चाइनीज़ सोर्सेस जो हैं वो ढूंढ रहा है कि भाई चाइना नहीं, दूसरे देशों से अगर कुछ पैसे मिल जाए, मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशन से, तो फिर काम चल सकता है। तो इन्फ्लेशन जो है ये तीनों देशों को बहुत बुरी तरह से प्रभावित किया। और अब पाकिस्तान जो है उनके तो लेगेसी इश्यूज हैं, लेकिन अब बांग्लादेश और श्रीलंका को प्रोडक्ट डाइवर्सिफिकेशन करने की ज़रूरत है कि बांग्लादेश जो है वो सिर्फ रेडीमेड गारमेंट्स पर डिपेंडेंट रहता है, तो उनको और चीज़ें क्रिएट करने की ज़रूरत है और सेक्टर्स को प्रमोट करने की ज़रूरत है। और श्रीलंका को टूरिज्म से कुछ दूसरी चीज़ों पर फोकस करने की
ज़रूरत है, तभी जाकर ये प्रॉब्लम्स जो हैं लॉन्ग टर्म में ये प्रॉब्लम सॉल्व होंगे, वरना इस प्रकार के इश्यूज होते रहेंगे. नाउ डियर फ्रेंड्स, लेट्स टॉक अबाउट यूके's बैक ट्रैकिंग ऑन फॉसिल फ्यूल शोज डेवलप्ड नेशंस हिपोक्रेसी. और ये बात सच है. 2019 में यूके पहला ऐसा दुनिया का देश बना जिसने ये कहा कि 2050 तक यूके जो है ये कार्बन न्यूट्रल हो जाएगा. उसके बाद दुनिया के दूसरे देशों ने ये चीज़ स्टार्ट की, तो यूके इसमें पायोनियर बना, राइट, फर्स्ट ऐसा देश बना. लेकिन अब यूके जो है वो अपने टारगेट से दूर जा रहा है. बोरिस जॉनसन ने यह कहा कि पेट्रोल डीजल की कार जो है ये 2030 से ख़त्म हो जाएगी, बैन हो जाएगी. नई कार आप वहाँ पर नहीं खरीद पाएंगे, आइस यानी कि इंटरनल कंबशन इंजन वाली कार्स. ऋषि सुनक ने हाल ही में ये जो 2030 है उसको 2035 कर दिया, और क्लाइमेट चेंज कमेटी के जो रिकमेंडेशंस थे तो उनको बाईपास करते हुए वहाँ के अभी करंट प्राइम मिनिस्टर ने कुछ नए डिसीजंस लिए हैं. सुनक का ये कहना है कि ये यूके ने ये डिसीजन 2035 का अगर लिया है तो इससे नेट ज़ीरो पर किसी भी प्रकार का प्रभाव जो है वो नहीं पड़ेगा. लेकिन एनवायरमेंटलिस्ट जो हैं वो इस डिसीजन को क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं, और कार इंडस्ट्री भी क्रिटिसाइज़ कर रही है. कार इंडस्ट्री ये कह रही है कि अब हम ईवीज़ पर और ज़्यादा फोकस करें, इतना इन्वेस्टमेंट करो, और आप पॉलिसी चेंज कर रहे हैं तो आइस इंजन्स जो हैं वो और 5 सालों के लिए अगर चलेंगे तो फिर ईवी में ट्रांजिशन जो है वो कम हो जाएगा. तो इस प्रकार की इंडस्ट्री से, कार इंडस्ट्री से, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री से इस प्रकार की आवाज़ें हमें सुनने को मिल रही हैं. सुनाक्स कॉल फॉर रिन्यूएबल एनर्जी इन्वेस्टमेंट एट यूएन में सुनाक साहब जो हैं उन्होंने रिन्यूएबल एनर्जी पर बहुत ज़्यादा फोकस करने की बात बताई कि हम ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, एक्सेट्रा. लेकिन फिर यूके ने अपनी डोमेस्टिक पॉलिसीज़ जो हैं उसमें कुछ चेंजेस किए, और ये चीज़ जो है वो हमें डेवलप देशों की एक देखने को मिल रही है, एक पैटर्न देखने को मिल रही है. पेरिस एग्रीमेंट ओबामा साहब ने बहुत प्रमोट किया, और फिर ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन आया और ट्रंप ने तो यूएसए जो है उसको पेरिस एग्रीमेंट से बाहर निकाल दिया. फिर बाइडन आया तो उन्होंने फिर से ऐड किया. अब फिर से कुछ नए नए चेंजेस जो है वो होने लगेंगे. और एक लंबे समय से पेरिस एग्रीमेंट के तहत ये बात हो रही है ना कि जो फाइनेंस है ये डेवलप देशों को मिलकर डेवलपिंग देशों को देना है. तो हर साल $100 बिलियन देने की बात है, और हमें चाहिए, मीन्स कुछ आंकड़े ये कहते हैं कि हमें 1 ट्रिलियन या फिर 5 ट्रिलियन, 4.4 ट्रिलियन, सॉरी, ऐसा कुछ आंकड़ा अभी मुझे याद आ रहा है कि $4.4 ट्रिलियन चाहिए हर साल, राइट, ये क्लाइमेट चेंज को रोकने के लिए. तो 100 बिलियन भी नहीं दे पा रहे हैं, 4.4 ट्रिलियन तो बहुत दूर की बात है. तो डेवलप देश जो कहते हैं उनके कहने में और करने में एक बहुत बड़ा डिफरेंस नज़र आता है, विच इज़ वेरी वेरी अनफॉर्चुनेट, राइट. ये एक बहुत ही हिपोक्रेट या फिर हिपोक्रेसी भरा बिहेवियर उनका देखने को मिलता है. क्वेश्चंस, राइट, दिस आर फ्यू क्वेश्चंस, राइट. दुरंद लाइन कौन से 2 देशों के बीच की इंटरनेशनल बाउंड्री है? 4 ऑप्शंस है आपकी स्क्रीन पर, पॉज करके आप अच्छी तरीके से इसको पढ़ लीजिएगा. ये कनिष्का बॉम्बिंग जो हुआ था ना जून 1985 में, तो उसमें कौन सी एयरलाइन का प्लेन जो है उसमें बॉम्ब रखा गया था? 4 ऑप्शंस अगेन, एंड दिस वन इज अबाउट जो हमारा एक राज्य है जिसमें सबसे ज़्यादा सेंट्रली प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट्स हैं, वो कौन सा राज्य है जिसमें सबसे ज़्यादा सेंट्रली प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट्स हैं? एंड दैट्स एवरीथिंग इन टुडेज डिस्कशन माय डियर फ्रेंड्स. थैंक यू वेरी मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट, एंड प्लीज़ मेक श्योर कि आप इस सीरीज़ को दूसरे स्टूडेंट्स के साथ शेयर ज़रूर करें. आई विल सी यू सून, टिल देन एंजॉय योर स्टडीज़. जय हिंद.